नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। हमास के संघर्ष विराम प्रस्ताव को इजराइल ने किया खारिज। प्रस्ताव की शर्तों को बताया वास्तविकता से दूर। पीएम नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक में रफा में सैन्य अभियान को दी मंजूरी। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हवाई हमले। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुरू हुआ मतदान। रविवार तक मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे मतदाता। वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन का 5वीं बार चुना जाना तय। रूसी नियंत्रण वाले यूक्रेनी इलाकों में भी मतदान। रूसी अधिकारियों ने शांतिपूर्ण वोटिंग का किया दावा। चुनाव के बीच यूक्रेनी हमलों पर रूस हुआ आक्रामक। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को सजा देने की कही बात। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ रूसी हमलों में कई लोगों की मौत। अकेले ओडिशा में कम से कम 14 लोगों की गई जान। तुर्की में प्रवासियों से भरी नौका डूबने से कम 22 की मौत। उत्तर पश्चिमी प्रांत कनाक्कले में हुई घटना में बचाए जा सके केवल 4 लोग। अभी तक नहीं पता चली नौका पर सवार लोगों की कुल संख्या। मृतकों की राष्ट्रीयता की भी जानकारी नहीं। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस सब के बीच हमास ने इजराइल में उम्र कैद काट रहे 100 लोगों की रिहाई की मांग की थी, जिसे इजराइल की ओर से खारिज कर दिया गया है। वहीं एक और बड़े घटनाक्रम में पीएम नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक में रफा में सैन्य अभियान को मंजूरी दे दी है। बीते साल अक्टूबर में शुरू हुआ इजराइल हमास संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। संघर्ष विराम को लेकर हमास के एक प्रस्ताव में इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों को छोड़ने की शर्त रखी गई है। हमास ने जिन फलस्तीनियों की रिहाई की मांग की है उनमें 100 ऐसे हैं जो इजरायली जेलों में उम्र कैद काट रहे हैं। हमास के प्रस्ताव में पहले चरण में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग इजरायली बंधकों की रिहाई की बात कही गई है। वहीं इजराइल ने हमास के प्रस्ताव को खारिज करते हुए उसकी मांगों को वास्तविकता से परे बताया है। संघर्ष विराम के लिए कतर और मिस्र जैसे देश भी लगातार प्रयासों में जुटे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति ने गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति बढ़ाने और दक्षिणी गाजा के विस्थापितों को उत्तर की तरफ जाने की अनुमति देने के लिए संघर्ष विराम की फिर वकालत की है। हम अपने सभी प्रयास कर रहे हैं। गाजा में संघर्ष विराम के लिए हमारे प्रयास जारी हैं ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। हम खास तौर पर आम नागरिकों का जानी नुकसान कम करने का प्रयास कर रहे हैं। गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। समुद्र मार्ग से गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए 200 टन खाद्य सामग्री से भरा एक जहाज तट पर पहुंच रहा है। इस राहत सामग्री में चावल, आटा और डिब्बाबंद सब्जियों जैसा जरूरी सामान है। ये मानवीय सहायता मिशन एक अमेरिकी एनजीओ वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने शुरू किया है। गाजा में कोई चालू बंदरगाह न होने की वजह से ये संस्था गाजा के तट पर एक जेट्टी का निर्माण कर रही है ताकि जहाज से सामान उतारा जा सके। इजराइल का कहना है कि वो खुद गाजा में मानवीय सहायता आपूर्ति में मदद कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने उत्तरी गाजा में 31 सहायता ट्रकों को पहुंचाने में सहायता दी है। उधर अमेरिका और जॉर्डन की इस साझा पहल में उत्तरी गाजा में राहत सामग्री गिराई गई है। अमेरिकी वायुसेना के C-130 विमान ने 13,900 खुराक खाने के पैकेट गिराए हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गाजा की लगभग 1/4 आबादी भूखमरी का शिकार हो सकती है। यूएन का कहना है कि यह आबादी बमुश्किल दैनिक जरूरतों को पूरा कर पा रही है। कई अन्य पश्चिमी देश भी मानवीय सहायता आपूर्ति की तैयारी कर रहे हैं। इस सप्ताहांत जर्मनी और फ्रांस की तरफ से गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की पहली खेप गिराई जा सकती है। इस बीच इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए राजधानी तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने 7
7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले के बाद बंधक बनाए गए इजरायली लोगों की तुरंत रिहाई की मांग की। ज्यादा चिंता महिला बंधकों को लेकर है। लोग अपने हाथों में बंधकों के फोटो उठाए हुए थे। बंधकों की रिहाई के प्रयासों के साथ साथ गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान भी जारी है। सैनिकों ने दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस के क्षेत्र में कार्रवाई जारी रखी, जहां सैनिकों ने टैंक और स्नाइपर फायर से कई आतंकवादियों को मार गिराया। दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट हमलों के जवाब में इजरायली सेना ने हवाई हमले भी किए। इन हमलों में हमास के आतंकी अड्डों को ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है। मध्य गाजा में भी हमास के ठिकानों पर इजरायली हमले जारी हैं। इजरायली सेना की ताजा कार्रवाई में कम से कम 10 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इन सब के बीच रमजान के पहले शुक्रवार को यरूशलेम के अल अक्सा में तनाव की स्थिति रही। हजारों की संख्या में नमाजियों के आने की वजह से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। इजरायली सुरक्षा बलों ने 55 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 50 वर्ष से अधिक की महिलाओं को ही परमिट के आधार पर जाने की अनुमति दी। तुर्की में प्रवासियों से भरी एक नौका डूब जाने से कम 22 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार रबर की ये नौका उत्तर पश्चिमी प्रांत कनाक्ले में डूब गई। बचाव दल ने 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि 2 अन्य किसी तरह सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। इस नौका पर कितने लोग सवार थे, इसकी ठीक जानकारी अभी नहीं मिली है। अभी ये जानकारी भी नहीं मिल सकी है कि मृतक किस देश से थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हेलो जी, बोलिए। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में राष्ट्रपति चुनाव शुरू हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 दिन मतदान चलेगा। राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन की जीत तय मानी जा रही है। इस बीच रूस ने बेलगोरोड पर यूक्रेनी हवाई हमले को नाकाम करने का दावा किया है। वहीं यूएन के एक जांच दल ने रूस पर युद्धबंदियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग 3 दिन तक जारी रहेगी। चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जीत तय मानी जा रही है। वैसे तो चुनाव के मैदान में और भी कई उम्मीदवार हैं, लेकिन पुतिन के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने जाने की संभावनाएं सबसे प्रबल हैं। रविवार तक हर दिन 12 घंटे होने वाली पोलिंग में हिस्सा लेने के लिए 1 करोड़ 14 लाख पात्र मतदाता हैं। सितंबर 2022 में रूसी नियंत्रण में आई यूक्रेन के 4 प्रांतों के लोग भी मतदान में हिस्सा लेने के पात्र हैं। रूस में चुनाव हो रहा है तो वहीं यूक्रेन में युद्ध की आग भड़की हुई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बेलगोरोड पर यूक्रेनी हवाई हमले को नाकाम करने का दावा किया है। बेलगोरोड में गुरुवार को हुए हमले में 5 घरों और 25 गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। इस दौरान एक कार हमले का शिकार बनी थी। घटना में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि 4 अन्य घायल हुए थे। रूस ने बेलगोरोड हमले को राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अफरा तफरी फैलाने का प्रयास बताया है। वैसे तो इस स्थिति का आकलन हमारी सेना के कार्यक्षेत्र में आता है, फिर भी ये सच है कि ये घटनाएं चुनाव पर प्रभाव डालने और स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश से जुड़ी हैं। उधर यूक्रेन ने रूसी हमलों में आम नागरिकों की मौत की बात कही है। यूक्रेनी अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि काला सागर के बंदरगाह शहर ओडेसा पर रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है और दर्जनों अन्य घायल हैं। प्रांतीय गवर्नर ने कहा कि राज्य आपातकालीन सेवा के 7 कर्मचारियों समेत अन्य 46 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मध्य यूक्रेन के विनित्सिया में एक हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में एक रिहायशी इमारत रूस के ड्रोन हमले का शिकार बनी। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने पूर्वी और मध्य यूक्रेन में 8 मिसाइलें दागी। लगातार भड़की युद्ध की आग के बीच संयुक्त राष्ट्र के एक जांच आयोग ने रूस पर यूक्रेनी युद्ध बंदियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यूएन के 3 सदस्यीय जांच दल ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों की आपबीती से पता चलता है कि लंबे समय तक हिरासत में रहने के दौरान उनके साथ लगातार क्रूर व्यवहार किया गया, जिससे मानवीय गरिमा की घोर उपेक्षा की गई और उन्हें गंभीर दर्द और पीड़ा हुई। 750 दिन बीत गए, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष ना तो थमा ना ही ठंडा पड़ रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी ड्रोन हमले जारी हैं। वहीं यूक्रेन भी जवाबी हमले कर रहा है। कूटनीतिक हलचलों और बैठकों के बावजूद इस टकराव का निकट भविष्य में कोई समाधान निकलना मुश्किल लग रहा है। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। हमारी छत टपकती थी तो उनकी आंखें टपकती थी। हमारी दवा खाली होती थी तो उनकी नींद उड़ जाती थी। हमारी थाली खाली रह जाती थी तो उनका दिल भर आता था। ऐसा है मेरा परिवार। पक्की छत, सस्ती दवा और मुफ्त राशन, सब चिंताएं बांटती। इसीलिए हर माँ को लगता है हर बार। आज देश की करोड़ों माताएं बहनें, यही मोदी का परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा।
उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। इंटरनेट की मदद से हम अपने स्मार्टफोन में कोई भी जानकारी खोज लेते हैं, लेकिन अब बिना इंटरनेट के भी ये संभव हो सकता है। कनाडा की एक कंपनी ने एक ऐसी सेवा नाइजीरिया में लॉन्च की है जिसके माध्यम से कोई भी आदमी अपने साधारण फीचर फोन में बस एक वॉइस कमांड देकर किसी भी विषय में जानकारियां हासिल कर सकता है। आज के दौर में लोगों के लिए जानकारी हासिल करने का दूसरा नाम है स्मार्टफोन में नेट सर्फिंग। हम कोई भी जानकारी लेने के लिए तुरंत अपने फोन में इंटरनेट के माध्यम से सर्च करते हैं, लेकिन कितना अच्छा होगा अगर बिना इंटरनेट की मौजूदगी में भी हमें जानकारी प्राप्त हो सके। अब ऐसा संभव है। कनाडा की VIAMO ने एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा लॉन्च की है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने साधारण फीचर वाले फोन, जिसमें आमतौर पर इंटरनेट नहीं होता, उसमें भी बस एक वॉइस कमांड देकर किसी भी विषय की जानकारी हासिल कर सकता है। हम समझते हैं कि वे लोग जिनके पास जानकारी तक पहुंचने के लिए स्मार्टफोन नहीं है, और अगर जिनके पास फोन है तो भी जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट नहीं है, या वे डेटा खरीदने में असक्षम है, तो उनके लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। VIAMO ने सबसे पहले ये सेवा जाम्बिया में शुरू की, जिसके बाद पिछले महीने इसे नाइजीरिया में शुरू किया गया, और वहाँ पर लोग इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे जानकारी हासिल करने के लिए उपयोगकर्ता को सिर्फ फोन पर बोलकर सवाल पूछना होता है। इसलिए ये ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं या दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए भी यूजर फ्रेंडली है। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो भी मात्र 10 नायरा जैसी छोटी रकम से इससे बहुत से प्रश्न पूछ सकते हैं। सही में उन्हें लाभान्वित करेगा। मैं बहुत खुश हूँ। वियामो कंपनी का कहना है कि ये सेवा दुनिया के सबसे गरीब और सबसे दूर दराज के समुदायों को लक्षित करके तैयार की गई है, और जाम्बिया में पहली बार लॉन्च होने के बाद इसे अन्य देशों में विस्तारित किया जा रहा है। वहीं वियामो को अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा समर्थन प्राप्त है। यूनिसेफ ने HIV, पोषण, पानी और स्वच्छता जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए वियामो के साथ साझेदारी की है। नाइजीरिया में स्कूली बच्चों के अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में बंदूकधारियों ने एक स्कूल के लगभग 300 विद्यार्थियों का अपहरण कर लिया। रिहाई के लिए 1 बिलियन नायरा की मांग की गई है। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं ने धमकी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो सभी बच्चों को मार दिया जाएगा। नाइजीरिया में बच्चों के अपहरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर स्कूल से बच्चों के अगवा होने की तादाद भी बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह 7 मार्च को बंदूकधारियों ने एक स्कूल से लगभग 300 विद्यार्थियों का अपहरण कर लिया था, जिनकी रिहाई के लिए 1 बिलियन नायरा की मांग की गई है। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं ने धमकी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो सभी बच्चों को मार दिया जाएगा। अपहरण की बढ़ती घटनाएं लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उत्तरी नाइजीरिया में सशस्त्र समूहों द्वारा फिरौती के लिए बड़े पैमाने पर अपहरण का निशाना स्कूल बन गए हैं। ऐसे में बच्चों के माता पिता ने उन्हें स्कूल भेजना बंद कर दिया है। अपहरण की घटनाओं का सबसे ज्यादा असर लड़कियों पर देखने को मिल रहा है। किसी भी क्षेत्र में जहां इस तरह के अपहरण होते हैं, माता पिता अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं, और विशेष रूप से इसका असर लड़कों की तुलना में लड़कियों पर अधिक पड़ता है। कई लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी गई है, बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई है। ऐसे में उनकी शिक्षा छूट रही है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से भी डर रहे हैं। वहीं जो बच्चे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचकर आए हैं, वो भी खौफजदा हैं। खासतौर पर बच्चों की इस तरह की मनोदशा को लेकर परिजन भी काफी चिंतित हैं। कभी कभी वह नींद में झटके से उठती है और मुझे पकड़ने के लिए दौड़ती है। उसे बिजली के बल्ब से भी अब डर लगता है। वह किसी भी तेज आवाज से घबरा जाती है और डर जाती है।
वो अभी भी उस बुरे सदमे से उबर नहीं पा रही है। यूनिसेफ के मुताबिक नाइजीरिया में कम से कम 10.5 मिलियन बच्चे स्कूली शिक्षा से दूर हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसके जिम्मेदार बच्चों के अपहरण और देश में जारी विद्रोही हिंसा है। कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ विद्रोही गुट हथियार और गोला बारूद के लिए इन छोटे बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मेरी माँ फोन से पैसे देती है, मेरे पापा फोन पे पैसे लेते हैं। मेरे दादाजी को फोन में पैसे आते हैं। दादी फोन से हर मंदिर के दर्शन पाती है। दीदी लैपटॉप से पढ़ाती है और मैं लैपटॉप से पढ़ती हूँ। टेक्नोलॉजी हम सब के लाइफ का हिस्सा है, पर टेक्नोलॉजी को हम तक किसने पहुँचाया? मोदी जी ने। इसे सस्ता बनाकर, स्वदेशी बनाकर, हमारा समय, धन और ईंधन बचाकर, बिचौलियों को हटाकर, मेरे परिवार को कतारों से मुक्ति दिलाकर, डीबीटी का सिस्टम लाकर, इनोवेशन को पुश कर स्टार्टअप को बूस्ट कर मेरा परिवार डिजिटल तो इंडिया डिजिटल। थैंक यू मोदी जी। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल भारत, मोदी सरकार की गारंटी। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच में तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा, मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। फास्ट फूड की दिग्गज कंपनी मैकडॉनल्ड्स का सिस्टम फेल हो जाने की वजह से कई देशों में उसकी सेवाएं घंटों बाधित रही। कंपनी ने इसके पीछे साइबर सुरक्षा से जुड़ी दिक्कत होने से इनकार किया है। उसने इसे तकनीकी खराबी बताया है। सिस्टम बाधित होने की वजह से शुक्रवार को कई जगह घंटों मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां बंद रहे। जिन देशों में सेवाएं बाधित हुई उनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान शामिल हैं।
ध्यान रहे कि इस फास्ट फूड श्रृंखला के दुनिया भर में लगभग 40,000 रेस्तरां हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के अंत तक कानूनी रूप से बाध्यकारी दुनिया की पहली संधि स्थापित करने की योजना बनाई है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए अगले महीने कनाडा में संधि के लिए वार्ता होगी। वहीं दिसंबर में दक्षिण कोरियाई शहर बुसान में संधि को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।